नमस्कार साथियों, जो भी साथी हमारे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए। 1 से 2 वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। आज हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला क्या है, कैसे बनती है, इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं और कैसे प्रश्न इससे संबंधित परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। जो हम बोलते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि हम बोलते हैं उसको लिखते हैं तो उसको वर्ण कहते हैं। जो हम बोलते हैं वो ध्वनि है और उसको हम एक अक्षर या चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं, वो वर्ण है। जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि जो होती है उसको लिपिबद्ध कर देते हैं तो वो वर्ण हो जाता है। अब वर्णमाला क्या है? वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का एक व्यवस्थित समूह, जैसे अ, फिर आ, ई उ। इसी प्रकार से आगे का, खा, गा, गा, अंगा, चा, छा, जा, जा, यहाँ, टा, 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 ढा, ढा। ये क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर कोई भी वर्ण इधर के उधर रख दिए जाएं, क्रमबद्ध न रखे जाएं, तो उसको वर्ण समूह कहेंगे, वर्णमाला नहीं कहेंगे। वर्णों को व्यवस्थित क्रम में ना लिखा जाए तो उसको वर्ण समूह कहते हैं, व्यवस्थित क्रम में रखा जाए तो वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों या ध्वनियों के मुख्य 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं, व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन यानी कि अच और हल। स्वर होते हैं हिंदी में 11 और व्यंजन होते हैं 39। संस्कृत में होते हैं 33। जो मूल व्यंजन होते हैं वो संस्कृत से लिए गए हैं 33। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं और 2 होते हैं अयोगभाव, अंग और ह, इनको अयोगभाव बोलते हैं। स्वर अच वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र निर्बाध रूप से होता है। संस्कृत में कहा गया स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जिनका अपना स्वयं का अस्तित्व हो वो स्वर होते हैं। और जो व्यंजन उच्चारण में सहायक होते हैं, व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, जैसे हमने बोला का, खा, गा, घा, तो समय आ रहा आ, इसलिए व्यंजन को स्वर की सहायता से ही बोला जा सकता है। इसलिए स्वर व्यंजनों को सहायता प्रदान करते हैं। व्यंजन को बोलने में स्वर जरूर आता है। स्वरों की संख्या 11 है, अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ। 11 हैं। मात्रा क्या होती है? कालमान के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो बोलने में लगा समय उसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व जैसे अ, ई, उ। दीर्घ जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ होते हैं। प्लुत जैसे आ, ई, उ, ओम। 2 मात्रा से ज़्यादा का समय लगता है वो प्लुत होते हैं। अब देख लेते हैं स्वर के बारे में डिटेल से। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ह्रस्व ये मूल 4 हैं, दीर्घ 7 हैं और प्लुत 7 के बनाए जा सकते हैं। जैसे आ का बनाया जा सकता है, ई का बनाया जा सकता है, ऊ का बनाया जा सकता है, प्लुत री का बनाया जा सकता है। अब देख लेते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, आ, ई, उ, ऋ, और संस्कृत में देखेंगे तो लिरा भी आएगा। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर 7, इनको गुरु स्वर कहते हैं, दीर्घ को गुरु भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ या गुरु कहते हैं। इनकी 2 मात्राएं होती हैं। दीर्घ स्वरों का निर्माण 2 स्वरों के मेल से होता है, इसलिए इसे संधि स्वर भी कहा जाता है। कुल दीर्घ स्वरों की संख्या 7, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 दीर्घ स्वर हैं। वे स्वर जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों में उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर त्रिमात्रिक स्वर होते हैं, इनमें 3 मात्रा का समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में
ह्रस्व का तिगुना या दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर के लिए क्या आगे 3 का अंक लिखा जाता है, जैसे ओम, इसको कैसे बोले, ओम, तो ओ और 3 लिख दिया और मा, यहाँ 3 प्लुत स्वर का सूचक है। ओ जो है प्लुत हो गया। वैदिक भाषा संस्कृत में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है, किंतु हिंदी भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी भाषा में बहुत रेयर, बहुत ही कम मिलता है, नहीं के बराबर। अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण जीभ के भाग के आधार पर। बोलने में क्या, किस प्रकार से इसको बोलते हैं, मुंह कैसे खुलता है। अग्र स्वर ई ए। मध्य स्वर अ, और पश्च स्वर आ उ ओ औ। ये पश्च स्वर होते हैं, मुंह के अंदर के भाग से बोले जाते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर आवृतमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार नहीं होते, 6 हैं, जैसे आ ई ए। होंठ गोलाकार नहीं होते हैं। व्रतमुखी स्वर, इसमें को बोलने में होंठ गोलाकार हो जाते हैं, ये 4 हैं, उ ओ औ। मुख विवर के खुलने के आधार पर विव्रत स्वर, जैसे आ, पूरा मुंह खुलता है इसमें। अर्धविव्रत आ ए आ। संवृत स्वर लगभग बंद मुख से बोल सकते हैं, ई उ। अर्धसंवृत स्वर आधा बंद मुख से ए ओ। स्वरों का उच्चारण स्थान, आ तथा आ कंठ से बोला जाता है, ई तथा ई तालु से, उ तथा उ ओष्ठ से, रिरा मूर्धा से, ए कंठ तालु, ओ कंठोष्ठ। एक सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो इसमें आ तथा आ जाता है, का वर्ग आता है और हा आता है, कंठ से बोले जाते हैं। और ई से संबंधित है इचु ऐसा नाम तालु, ई चा वर्ग या शा, ये तालु से बोले जाते हैं। और उ तथा उ होस्ट से, रिटुर सा नाम मूर्धा, रिरा टा वर्ग और सीटी वाला सा मूर्धा से ए देते कंठ तालु, ए और ए कंठ तालु से, ओ दो तो कंठोष्टम सूत्र के अंतर्गत ओ और कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। आगत स्वर, आगत स्वर क्या है, आगत स्वर अंग्रेजी भाषा से आया है, जो अंग्रेजी भाषा से स्वर आया उसको आगत स्वर बोलते हैं। अर्थ, आगत का अर्थ है आया हुआ, स्रोत अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया गया, प्रयोग हिंदी अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए, जैसे कॉलेज का के ऊपर जो एक संरचना बनी हुई है, चंद्र बिंदु तो नहीं है लेकिन चंद्र बिंदु की तरह है, चंद्र उसमें बिंदी नहीं लगी है, ओ की जगह पे इसको बनाते हैं, ऐसे कॉलेज सीओ आता वहाँ पे इस प्रकार से, डॉक्टर ऑफिस, तो ये आगत स्वर है। हिंदी स्वर उच्चारण एवं महत्वपूर्ण बिंदु। स्वर उच्चारण के आधार पर अनुनासिक, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उनको अनुनासिक कहते हैं। उदाहरण में लघुता रहती है, दांत, आँख, आंगन इत्यादि। जो चंद्र बिंदु है अनुनासिक है। निरानुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वरों को निरानुनासिक बोलते हैं, जैसे आ ई उ रिरा ए ओ इत्यादि। इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगी होती, वो निरानुनासिक होते हैं, चंद्र बिंदु लग जाते तो अनुनासिक हो जाते हैं। अयोगवा मैं आपको बता ही चुका हूँ, अंग तथा आ ये दोनों अयोगवा है। अयोगवा का अर्थ योग ना होने पर भी जो साथ रहे, इनके इनका योग नहीं होता फिर भी ये साथ रहते हैं। अयोगवा चंद्रबिंदु और विसर्ग अनुस्वार दोनों को अयोगवा कहते हैं। विसर्ग और चंद्रबिंदु अयोगवा में आ जाते हैं। लेकिन ये स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं, ना तो ये व्यंजन में नहीं आते लेकिन स्वर के अंत में लगते हैं, जैसे ओ के बाद अंग आह। विसर्ग के बारे में जान लेते हैं, वो नहीं, अनुस्वार अंग, ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, उच्चारण नासिका से होता है, जैसे अंगद, पंकज, अंगूर इत्यादि। विसर्ग किसी भी स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसका उच्चारण हा की तरह होता है, उच्चारण कंठ से होता है, अतः बालकहा, स्वता इत्यादि। स्वरों के वर्गीकरण एवं मतभेद। भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है। इन्होंने ऋर को स्वर नहीं माना है। जो संख्या उस पर बहुत ही संशय बना रहता है, किसी विद्वान के अनुसार कितनी होती, किसी के अनुसार कितनी होती। संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर माने गए हैं। अब भ्रंश में 8 स्वर थे। संस्कृत वर्णमाला में क्या है, अ आ इ, मूल स्वर जो 9 है, अ
ई उ रिरा लिरा ए ऐ ओ औ। इसमें दीर्घ नहीं है क्योंकि दीर्घ ह्रस्व से मिलकर बने हैं। और वैदिक संस्कृत में लिरा को माना गया, इसका उच्चारण स्थान दंत है। अपभ्रंश में 8 स्वर थे, अ आ ई उ ए और ओ। इसमें ओ नहीं आया है, ए नहीं आया है और रिर नहीं आया है। मात्राओं की संख्या 10 है। आ ई बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रिर ए ऐ ओ औ। मात्राओं की संख्या 10 बताई गई है। अब देखते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, सब में निकलता है आ। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसा कि बता चुका हूँ, का, खा, गा, घा सभी में छोटा आ छिपा रहता है। अगर व्यंजन से स्वर को निकाल दिया जाए तो वो हलंत वर्ण हो जाता है, आधा हो जाता है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले के कारण व्यंजन को परतंत्र कहते हैं। जो स्वर होता है वो स्वतंत्र होता है, व्यंजन होता है परतंत्र होता है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। और इसमें 5 वर्ग हैं जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का वर्ग कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग तालु से बोला जाता है, टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, ता वर्ग दंत से बोला जाता है, पा वर्ग होठ से बोला जाता है, होठ से। का वर्ग के लिए सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ का वर्ग विसर्ग और हा कंठ से बोले जाते हैं। चा वर्ग के लिए सूत्र है इचु ऐसा नाम तालु। ई और चा वर्ग या और बड़ा सा कंठ तालु से बोले जाते हैं। टा वर्ग के लिए सूत्र है रिटुर सा नाम मूर्धा। रिरा रा टा वर्ग ये मूर्धा से बोले जाते हैं। वर्ग में 5 अक्षर आ जाते हैं, आपको पता होगा ये एक एक वर्ग के 5 अक्षर हैं। ता वर्ग लेतुर सा नाम दंता। ला लिरा ता वर्ग पूरा ता था ना और सीटी वाला सा दांत से बोले जाते हैं। पा वर्ग होस्ट से बोला जाता है। वर्णों के उच्चारण स्थान बता चुका हूँ। जैसा आपको जो पंचम वर्ण होता है वो नासिका से बोला जाता है। अंग बीच में आ जाता है जो अयोगवा है, और अंगा या अड़ा ना मा नासिक के वर्ण है। दंत मूल रा और ला, दंत तावर्ग सा, दंतोष्ट बा, बकारा से दंतोष्टों के सूत्र के अंतर्गत आता है बा। होष्ट ऊ तथा ऊ पावर्ग। कंठोष्ट ओ तथा औ और औ। मूर्धा से रिर टावर्ग और सा। तालु से तालब ई तथा बड़ी चावर्ग या सा। कंठ तालु से ए ऐ। कंठ से आ बड़ा और विसर्ग यानी कि हा का वर्ग और हा। अन्य वर्ण जैसे अंतस्थ यार अलावा 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं। ऊष्म सा 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 हा। पंचमाक्षर ये पंचमाक्षर आ गए। हर स्पर्श व्यंजनों के 5वां अक्षर हर वर्ण का पंचमाक्षर जो नासिक वर्ण होते हैं। वर्णों के अंतर्गत आने वाले व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। वर्गों के अंतर्गत 5 वर्ग होते हैं। इनको स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 है। यार अलावा इनको बोलते समय जो आवाज़ अंदर कंठ के बिल्कुल निचले हिस्से से निकलती है। इनमें या और वा का निर्माण स्वरों से हुआ। इनको अर्ध स्वर बोलते हैं। या और वा को अर्ध स्वर बोलते हैं। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। या वा एवं हा को वायवीय व्यंजन भी बोलते हैं। रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में जीभ कंपन करने लगती है। जब हम बोले रा तो जीभ कंपन करती है, इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसलिए प्रकंपी व्यंजन या फिर कंपन जात व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित व्यंजन, प्रकंपी व्यंजन, कंपत जात व्यंजन। रा के बारे में 3 बातें कही गई। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप पहचान लीजिए कि रा के बारे में कहा जा रहा है। आंसर रा होगा। ला को पाश्विक व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं संघर्षी व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से संघर्ष करते हुए निकले उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। सा 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 हा। इन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा का एहसास होता है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं या ऊष्म संघर्षी। संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन ये क्या है? तीनों सा और हा। और इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका तालब, इसका मूर्धन्य और इसका दंत, और हा का ककल्य यानी कंठ। हा के नाम क्या है? ककल्य बाण, सघोष बाण, संघर्षी बाण, ऊष्म व्यंजन। हा के बारे में 4 है। ककल्य बाण, सघोष बाण,
संघर्षी, ऊष्म, संघर्षी, हा के लिए कहा गया है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को आप याद करते जाइए। संयुक्त व्यंजन, किन्हीं दो व्यंजनों से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे शा, का प्लस आधा का और सा से मिलकर बना शा। त्रा, आधा ता और रा से मिलकर बना त्रा। ज्ञा, आधा जा और यहाँ से मिलकर ज्ञा बना। श्रा, आधा सा और रा से बनकर श्रा बना। और एक होता है द्या, आधा दा प्लस या, इससे मिलकर बनता है ऐसे, जो विद्या, विद्यालय लिखते हैं, ये द्या। और आधा जो प्रा हमारा होता है, आधा पा प्लस रा, इससे मिलकर बनता है प्रा। इसको वर्णमाला में स्थान नहीं दिया, लेकिन यह भी संयुक्त व्यंजन होता है। बहुत सारे संयुक्त व्यंजन बन सकते हैं, लेकिन वर्णमाला में अभी तक 4-5 को स्थान दिया गया है। पहले 4 थे, उसके बाद श्रा भी आ गया तो 5 हो गए। वर्तस्य व्यंजन, जिन व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए जिह्वा ऊपर से वर्तस्य से कटक से छुआ जाता है या पास लाया जाता है, वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। इनमें सा, जा, ना, रा, ला वर्ण आते हैं। वर्तस्य व्यंजन में ये आते हैं। वर्तस्य मतलब दांत के ऊपर के भीतरी मसूड़े को वर्तस्य कहते हैं। सा, जा, ना, रा, ला, दांत के ऊपरी मसूड़े को वर्तस्य कहते हैं। अब देखते हैं दंतोष्ट व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों व जिह्वा के निचले होठों की सहायता से होता है, दंतोष्ट व्यंजन होते हैं। जैसे वा, फा। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, इनके उच्चारण में जिह्वा मूल भाग को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिर जाती है। इन्हें द्विगुण व्यंजन व नव विकसित ध्वनियाँ भी कहते हैं। जैसे अड़ा, अढ़ा। अड़ा जो है हमारा ढा से बना और अढ़ा है जो ढा से बना, इसके ऊपर बिंदी, जो नीचे बिंदी लगा के बनाया जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं इनको। उत्क्षिप्त मतलब फेंका हुआ, जीभ को एकदम ऊपर जाके खटाक से नीचे गिरती है। अड़ा, ढा, अड़ा, ढा। आगत व्यंजन, आगत का अर्थ है आया हुआ। फारसी, अरबी, जिन भाषाओं से आए हैं कुछ व्यंजन, उनको आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे जा, इसके नीचे जो रेफ लगा हुआ है, फारसी में फा, जा और फा, ये आगत व्यंजन है। इनको हिंदी में अरबी फारसी भाषा से लिया गया, जिनको त्यों लिखा जाता है। जैसे गज़ल, अफजल, तो इसमें फा के नीचे जो नुक्ता है वो लगाया जाता है। प्राणवायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जो मुंह से निकलती हवा उसके आधार पर प्राणवायु। अल्पप्राण और महाप्राण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन या अलावा अल्पप्राण होते हैं। जैसे का, फिर खा, का अल्पप्राण हो गया, खा हो गया महाप्राण। गा अल्पप्राण हो गया, घा महाप्राण। अंगा अल्पप्राण हो गया। तो पहला, तीसरा और पांचवा, जो 5 वर्ग हैं उनमें पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर अल्पप्राण होगा, दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। जिन महाप्राण में देख लेते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु से अधिक मात्रा में जो हवा निकले, वायु निकले, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण ऊष्म व्यंजन भी साथ में आ जाते हैं, सा, 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 हा, महाप्राण होते हैं। अल्पप्राण में अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, महाप्राण में ऊष्म व्यंजन आते हैं। अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है वर्ग का। स्वर घोषत्व तंत्री के कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अघोष और घोष या सघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण स्थान में कंपन होता है उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। अब घोष कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको। प्रत्येक वर्ग का जो अघोष है या घोष, जो सघोष है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। सभी स्वर एवं अंतस्थ व्यंजन या अलावा तथा हा सघोष वर्ण में आते हैं और पहला, दूसरा वर्ण तथा सा, सा, सा अघोष में आते हैं। इनको ध्यान में रख लीजिए, कौन से अघोष हैं, कौन से सघोष हैं। अब फाइनल देख लेते हैं वर्णमाला के बारे में। स्वर 11 हैं, अयोगवा 2 हैं, 33 मूल व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, 1 विशिष्ट व्यंजन और 53 कुल वर्ण हो गए।
स्वर क्या है? अ ई ई उ ऋ ए ऐ ओ औ। अयोगवाय अंग तथा आ। मूल व्यंजन का से पा वर्ग तक। अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। 33 होगा। द्विगुण व्यंजन अड़ा अड़ा। संयुक्त व्यंजन छात्रा गया श्रा 4 है। विशिष्ट, इसको ला की ध्वनि में मराठी भाषा में ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। ला ला ऐसा कुछ होता है इसका। कुल वर्ण 53 हो जाते हैं विशिष्ट व्यंजन को मिला।